Hello children, today we are going to cover part 7 of economic reform since 1991. The name of topic is demonetization. सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। डीमोनेटाइजेशन मीन्स जब गवर्नमेंट किसी करेंसी नोट की वैल्यू को विड्रॉन कर लेता है, यानी कोई ऐसी करेंसी जो पहले लीगल टेंडर मनी थी। लीगल टेंडर मीन्स जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी थी, यानी वो करेंसी जो सर्कुलेशन में है, जो हर जगह एक्सेप्टेबल है, जिस करेंसी को कोई भी लेने से यानी देना यूज़ करने से यानी एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। तो डीमोनेटाइजेशन में क्या होता है, जब गवर्नमेंट इन करेंसी नोट्स की वैल्यू को क्या कर लेती है, विड्रॉन कर लेती है। इस वजह से जो करेंसी पहले लीगल टेंडर मनी होती है, यानी जो हर जगह एक्सेप्टेबल होती है, जिसको गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है, गवर्नमेंट क्या कर देती है, उस करेंसी से उसका जो लीगल टेंडर स्टेटस है उसको क्या कर लेती है, वापस ले लेती है। दैट मीन्स अब वो करेंसी जो है कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जो पहले उसकी वैल्यू थी, क्या उसकी वो वैल्यू रहेगी, नहीं रहेगी। यानी अब वो करेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, सिर्फ एक जस्ट पीस ऑफ पेपर ही रह जाएगी। उसको बोला जाता है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का सिंपल मीनिंग क्या था, वो लीगल टेंडर मनी जो गवर्नमेंट क्या कर लेती है, उस लीगल टेंडर मनी से गवर्नमेंट उसके स्टेटस को क्या कर लेती है, विड्रॉन कर लेती है। इस वजह से उस करेंसी की वैल्यू सिर्फ क्या रह जाती है, एक जस्ट पीस ऑफ पेपर की तरह ही रह जाती है। उस प्रोसेस को बोला जाता है डीमोनेटाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे डीमोनेटाइजेशन। रिसेंट डीमोनेटाइजेशन यानी लास्ट डीमोनेटाइजेशन इंडिया में कब हुआ, नवंबर 8 2016। कब हुआ, नवंबर 8 2016। नवंबर 8 2016 में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, डीमोनेटाइजेशन किया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में 500 के करेंसी नोट्स एंड 1000 रुपीज़ करेंसी नोट्स क्या हो गए थे, सर्कुलेशन से बाहर हो गए थे। यानी ये दो करेंसी जो पहले लीगल टेंडर मनी थे, गवर्नमेंट ने क्या किया, इन दोनों करेंसीज को क्या कर दिया, सर्कुलेशन से बाहर निकाल दिया। यानी अब ये करेंसी लीगल टेंडर मनी नहीं रही, यानी इनकी वैल्यू क्या हो गई, बिल्कुल ज़ीरो हो गई। ठीक है, इसकी वजह से इन दोनों करेंसीज का डीमोनेटाइजेशन करने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई कि हमारी इकोनॉमी में यानी इंडियन इकोनॉमी में 86% करेंसी क्या हो गई, सर्कुलेशन से बाहर हो गई। ठीक है, क्योंकि हमारे इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा करेंसी कौन सी होती है, बड़े नोट्स की होती है, और ये हमारे इकोनॉमी के क्या थे, उस टाइम पर सबसे बड़े नोट्स थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस डीमोनेटाइजेशन की वजह से 86% करेंसी जो है वो सर्कुलेशन से बाहर हो गई। ठीक, जब करेंसी सर्कुलेशन से बाहर हो गई तो गवर्नमेंट ने लोगों का क्या करा, एडवाइस किया कि आप बैंक्स जाओ और अपने जो पुराने 500 और 1000 रुपीज़ के नोट है आप उसको रिप्लेस कराओ, किसके साथ, नई करेंसी नोट्स के साथ। इस वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी जो है वो कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रही थी, इकोनॉमी फेस द प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस। क्यों, क्योंकि देखो इकोनॉमी में नई करेंसी इतनी प्रिंट हो नहीं रही थी, और जो पुरानी बड़ी करेंसीज थी वो क्या हो गई थी, ऑलरेडी डीमोनेटाइज हो गई थी, उन वो सर्कुलेशन से क्या हो गई थी, बाहर हो गई थी। इस वजह से हमारी इकोनॉमी क्या फेस कर रही थी, प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस। ठीक, और इसी करेंसी को नोट को रिप्लेस कराने के लिए लोगों को बैंक जाना पड़ता था, लोगों को लंबी लंबी क्यूज़ में खड़ा होना पड़ता था। कई बार बैंक्स के अंदर लाइंस होती थी, बैंक्स के बाहर लाइंस होती थी। ठीक है, बट समवेयर डाउन द लाइन लोगों ने इस डीमोनेटाइजेशन को क्या करा, सपोर्ट करा। ठीक, क्योंकि लोगों को भरोसा था कि डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा स्टेप है जिससे ब्लैक मनी होर्डिंग्स, जो ब्लैक मनी होर्डर्स ने जो ब्लैक मनी रखी है, उन होर्डर से ब्लैक मनी को क्या किया जाएगा, छीना जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ लोगों को ये भी भरोसा था कि डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा एक्शन है जो जिससे पुअर लोगों को फ़ायदा होगा, यानी ये डिसीजन है पुअर के फेवर में होगा। जो रिच क्लास है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लैक मनीज़ को होर्डिंग करी है, उनके क्या होगा, उनके लिए क्या है, ये अगेंस्ट है। तो यानी पब्लिक ने भी क्या करा, इस डीमोनेटाइजेशन का सपोर्ट किया। यानी 2016 में डीमोनेटाइजेशन एक सब बहुत बड़ा इकोनॉमिक इवेंट था, और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी के हर सेक्शन पे पड़ा। डीमोनेटाइजेशन ने बहुत डीप इम्पैक्ट डाला हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे, चाहे वो हाउस होल्ड हो, ट्रेडर हो, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हो।
अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। जब गवर्नमेंट जो है लीगल टेंडर करेंसी के स्टेटस को क्या कर लेती है, विड्रॉन कर लेती है। ठीक है, और डीमोनेटाइज करेंसी जो है वो बिल्कुल भी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, यानी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो। इसकी वजह से हम उस करेंसी की जो परचेजिंग पावर होती है वो भी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। और वो नोट जो है उसकी नोट सिर्फ क्या रह जाता है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। जब नवंबर 8 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ तो 500 एंड 1000 रुपीज़ नोट जो थे क्या हो गए, वो सर्कुलेशन से क्या हो गए थे, बाहर हो गए थे। इवन इसकी वजह से पूरी इकनॉमी में क्या हो गया, लिक्विडिटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि कैश का सर्कुलेशन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, एंड आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज़ की। आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस डीमोनेटाइजेशन की वजह से 86.9%, कितना, 86.9% करेंसी जो है वो सर्कुलेशन से बाहर हो गई। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि क्यों इकोनॉमी में, क्यों इंडिया ने 2016 के अंदर डीमोनेटाइजेशन किया, क्यों 2016 में इंडिया के अंदर डीमोनेटाइजेशन हुआ। तो पहला रीज़न जो गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया वो था एलिमिनेशन ऑफ ब्लैक मनी। क्यों, क्योंकि ब्लैक मनी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ब्लैक मनी का मतलब होता है अनअकाउंटेड मनी, यानी वो मनी जिस पर टैक्स नहीं पे किया जाता। ठीक है, ब्लैक मनी मीन्स अनअकाउंटेड मनी, जिस पर ऐसी मनी जिस पर टैक्स पे नहीं होता। और ज़्यादातर जो ब्लैक मनी होर्डिंग्स होती है वो ज़्यादातर हाई करेंसी वैल्यू पर क्या करी जाती है। तो गवर्नमेंट का मेन मोटो क्या था कि इस डीमोनेटाइजेशन होगा तो लोगों ने जितनी भी ब्लैक मनी है, यानी वो मनी जो लोगों ने अपने पास रखी है, तो वो मनी उनको कहाँ ले जानी पड़ेगी, बैंक्स में ले जानी पड़ेगी, फाइट करवानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर वो बैंक्स नहीं ले जाएंगे तो उस करेंसी की वैल्यू तो वैसे भी नहीं रहेगी, उनको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पहला रीज़न क्या था, गवर्नमेंट क्यों डीमोनेटाइजेशन लेकर आया, ताकि जो भी ब्लैक मनी है यानी अनअकाउंटेड मनी है वो क्या हो जाए, सर्कुलेशन में आ जाए और पता लग जाए जो जितना भी ब्लैक्स मनी सर्कुलेशन में है। सेकेंड डीमोनेटाइजेशन क्यों आया, इराडिकेशन ऑफ करप्शन, करप्शन को कम किया जाए। क्योंकि ज़्यादातर ब्राइब्स के लिए आपको पता है कि करप्शन में और ब्राइब्स में ज़्यादातर हाई करेंसी वैल्यू का, हाई करेंसी नोट्स का यूज़ किया जाता है। तो उस करप्शन को करने के लिए गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन लाया। थर्ड रीज़न गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन लेकर आई वो क्या थी, एलिमिनेशन ऑफ काउंटरफिट करेंसी। काउंटरफिट करेंसी का मतलब होता है फेक करेंसीज। आपको पता है कि नकली करेंसी प्रिंट की जाती है, हमारी बड़ी करेंसी, और ज़्यादातर जो फेक करेंसी प्रिंट होती है वो बड़ी करेंसी को ही देखकर प्रिंट वैसे ही सेम एज इट इज़ प्रिंट किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि लोग 2000 के बड़े बड़े जो करेंसी नोट होते हैं तो उसको रिसीव करने से पहले चेक करते हैं ना कि वो असली है या नहीं है। क्यों, क्योंकि फेक करेंसीज भी प्रिंट होती है। ठीक है, तो वो फेक करेंसी अगर मान लो प्रिंट हुई भी है, क्लियर है, तो ज़्यादातर बड़ी बड़ी करेंसीज क्या होती है, प्रिंट होती है। ठीक है, तो अगर फेक करेंसी ज़्यादा होगी तो उसे इकोनॉमी में पता लग जाएगा ना कि कितनी करेंसी जो है वो फेक है और कितना, क्योंकि जो फेक होगा तो वो बैंक में जाके डिपॉजिट करेंगे नहीं, तो वो फेक करेंसी भी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। चौथा रीज़न था एलिमिनेशन ऑफ टेरर फंडिंग। टेरर फंडिंग का मतलब होता है ना, आपको पता है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए हाई करेंसी वैल्यू को भी नोट का यूज़ किया जाता है। तो टेरर फंडिंग को रोकने के लिए भी डीमोनेटाइजेशन लाया गया। फिफ्थ था मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है हिडन तरीके से जब अक्रॉस द कंट्रीज पैसों को ट्रांसफ़र किया जाता है, बाय हिडन वे से जब फंड जो है यानी कैश जो ट्रांजेक्शन्स है वो अलग अलग रीजन पे जाएगी, क्लियर है। तो इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भी डीमोनेटाइजेशन लाया गया। सिक्स था राइज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। ठीक, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि बहुत ज़्यादा करेंसी ऐसी है जो ब्लैक मनी में है, तो अब जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, करेंसी की वैल्यू नहीं रही, तो लोग क्या करेंगे, बैंक्स में जाके अपने पैसे डिपॉजिट्स कराएंगे। तो इस तरीके से जो ब्लैक मनी हो थी जिन पर उन्होंने टैक्स नहीं दिया था, अब वो वाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, उस पर उनको टैक्स भी पे करना पड़ेगा एंड एज वेल एज गवर्नमेंट को पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। तो इस वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड सेवेंथ कॉज है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि
फाइनेंशियल बैंक्स वगैरह में, यानी बैंक्स वाली एक्टिविटीज़ में पुअर पर्सनस को भी इन्वॉल्व किया जाए। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने 2014 में स्टार्ट किया था जन धन योजना। इसके थ्रू उन्होंने जो पुअर पर्सनस थे उनके ज़ीरो बैलेंस पे क्या करे थे, अकाउंट्स ओपन करे थे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब ब्लैक जो जितनी भी ब्लैक मनी है वो लोग बैंक्स में जाके, रिच लोग बैंक्स में जाके डिपॉजिट करेंगे तो बैंक्स में क्या आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है, और बैंक में ज़्यादा पैसा आएगा तो आसानी से पुअर पीपल भी बैंक से लोन ले सकते हैं। एंड आठवां रीज़न क्या था, कैशलेस इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी जो है वो कैशलेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स और ई ट्रांजेक्शन्स क्या होंगे, ज़्यादा, क्योंकि कैश तो बचा ही नहीं था। डीमा करेंसी हाई करेंसी 86.9% करेंसी सर्कुलेशन से बाहर हो गई थी। तो आपने देखा था कि उस टाइम पर सबसे ज़्यादा हमने ई ट्रांजेक्शन, सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करी थी लोगों ने। पेटीएम, फ़ोनपे, ये सारी गूगल पे, इन सारी ऐप्स का यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो इससे हमारी जो हम कैश इकोनॉमी से कहाँ पर आ गए, कैशलेस इकोनॉमी से, क्योंकि सबसे ज़्यादा करप्शन और सबसे ज़्यादा एक्टिविटी, जो सबसे ज़्यादा टेरर फंडिंग, ब्लैक मनी सब होती है वो कैश में ही होती है। तो इसका आठवां रीज़न क्यों गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन लाया, ताकि इकोनॉमी को कैशलेस इकोनॉमी किया जाए, यानी ये सारी जो एक्टिविटीज़ इनको कम किया जाए। तो पहला क्या रीज़न था कि ब्लैक मनी को एलिमिनेट करना, सेकंड करप्शन कम करना, थर्ड जो फेक करेंसीज हैं उनको सर्कुलेशन से बाहर निकालना, फोर्थ टेरर फंडिंग एलिमिनेट करना, फिफ्थ मनी लॉन्ड्रिंग यानी हिडन तरीके से जो फंड ट्रांसफर्स होते हैं उन एक्टिविटीज़ को रोकना, सिक्स गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़े, सेवेंथ फाइनेंशियल इंक्लूजन हुई ना, पुअर को भी बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वॉल्व किया जाए, एंड एट तो हो गया इकोनॉमी कैसे हो जाए, कैशलेस इकोनॉमी हो जाए, यानी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स क्या हो, ज़्यादा हो। अब हम पढ़ेंगे गुड इम्पैक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन के अच्छे इम्पैक्ट क्या रहे। पहला अच्छा इम्पैक्ट पड़ा कि जो फूड इन्फ्लेशन था वो कम हो गया। देखो, डीमोनेटाइजेशन की वजह से इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन क्या हुआ, कम हुआ, यानी मनी सप्लाई क्या हुई, कम हुई। मनी सप्लाई कम हुआ तो प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ तो इन्फ्लेशन कम हो गया। तो पहला फ़ायदा क्या हुआ कि इन्फ्लेशन क्या हो गया, यानी फूड इन्फ्लेशन क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं थे तो लोग उतने डिमांड नहीं कर रहे थे। डिमांड नहीं करेंगे तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। सेकेंड फ़ायदा क्या हुआ कि जो फेक करेंसीज थी हमारी इकोनॉमी में, जो फेक करेंसीज यानी काउंटरफिट करेंसी थी, यानी 100% फेक करेंसी क्या हो गई थी, सर्कुलेशन से बाहर हो गई थी। थर्ड फ़ायदा क्या हुआ कि बैंक्स में डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जितनी भी पुरानी करेंसी नोट्स लोगों ने रखी थी वो सारी उन्होंने बैंक्स में जाके डिपॉजिट कराई। तो बैंक्स में क्या हुआ, कैश डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हो गया, और इसका फ़ायदा से क्या हुआ, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा। और इवन आरबीआई के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 11.5 लाख करोड़ पैसा जो है बैंक्स में डिपॉजिट हुआ। फोर्थ फ़ायदा क्या हुआ, डिजिटाइजेशन बढ़ा, यानी पहले के टाइम पर हमारी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कैश के थ्रू होती थी जो करप्शन को बढ़ावा देती थी। तो अब उसकी वजह से डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बढ़ी, इकोनॉमी में कैश लो कैश इकोनॉमी हुई, कैशलेस इकोनॉमी हो गई, और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होने लगे। एंड फिफ्थ क्या हुआ, ओवर ड्यूज क्या हो गए, ख़त्म हो गए, यानी गवर्नमेंट ने जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो गवर्नमेंट ने एक विंडो खोली थी, जिस विंडो में गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि अगर आपके पुराने ड्यूज़ हैं, अगर पुराने कोई बिल पड़े हैं तो आप पुरानी करेंसी नोट से उसको क्लियर कर सकते हो। समझ में आया, यानी अगर पुराने कोई ड्यूज़ है तो पुरानी करेंसीज का यूज़ करके आप उनको क्लियर कर सकते हो। तो इस वजह से लोगों के जो पुराने ड्यू बिल्स थे, जैसे बैंक लोन उन्होंने लिए थे, प्रॉपर्टी टैक्स लिया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिया था, तो वो सारे ड्यूज़ क्या हो गए थे, क्लियर हो गए थे। एंड छठा फ़ायदा क्या हुआ, टैक्स कॉम्प्लाइंसेस, यानी नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स क्या हो गए, बढ़ गए। गवर्नमेंट के पास टैक्स भी क्या हुआ, ज़्यादा रिसीव हुआ, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो ये 6 चीज़ें थी जिससे डिमोनेटाइजेशन से फ़ायदा हुआ। पहला, फूड इन्फ्लेशन कम हो गया, सेकेंड फेक करेंसी एलिमिनेट हो गई, थर्ड बैंक्स में कैश डिपॉजिट बढ़ गया, फोर्थ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बढ़ी, फिफ्थ जितने भी ओवर ड्यूज यानी पुराने ट्रांजेक्शन्स थी वो क्लियर हो गए, एंड सिक्स्थ टैक्स कॉम्प्लाइंसेस यानी गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ बढ़ गए।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैड इम्पैक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन के बैड इम्पैक्ट क्या थे। पहला बैड इम्पैक्ट था सोशल अनरेस्ट। सोशल अनरेस्ट पड़ गया था क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन कैसे होती है, कैश के थ्रू ट्रांजेक्शन्स होती है। इंडिया में रूटीन डेली ट्रांजेक्शन्स या फिर नॉर्मल लिविंग के लिए भी लोग सबसे ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन को करते थे। तो 2016 में इस डीमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, सोशल अनरेस्ट बढ़ गया क्योंकि लोग इतने ट्रांजेक्शन्स कर ही नहीं पा रहे थे। सेकेंड बैड इम्पैक्ट पड़ा डीप हर्ट टू इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स, यानी हमारे इकोनॉमी के अंदर जितनी, यानी इंडिया में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी। क्यों? क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए क्या चाहिए था, कैश चाहिए था, मनी चाहिए थी, और लोगों के पास उतना कैश अवेलेबल नहीं था क्योंकि 86% करेंसी सर्कुलेशन से बाहर हो गई थी और इन सारी ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था। तो इस वजह से उस टाइम पर इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई थी। थर्ड, इंडिया को जो नुकसान हुआ वो क्या था, लार्ज स्केल ले ऑफ इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आपको पता है कि 90% वर्कर्स, 90% से ज़्यादा वर्कर्स जो है वो इंडिया में कहाँ काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। और वो उनका काम क्या है कि वो डेली बेसिस, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है कि वो डेली वेज अर्नर्स होते हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं और डेली बेसिस पे उनको इनकम मिलती है। ठीक है। और वो सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड होते हैं, कैश डिपेंडेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा कैसे होते हैं, कैश डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन इकोनॉमी में तो करेंसी थी ही नहीं, लिक्विडिटी क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो अगर वो फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम भी करते थे, अगर उनको इनपुट्स भी चाहिए होता था, अगर उनको वेजेस भी चाहिए होता तो वो कैसे होनी चाहिए थी, कैश में होनी चाहिए थी। लेकिन कैश तो था ही ना इकनॉमी में, तो उनको वेजेस पेमेंट्स में इन सब में क्या हो, ये करना क्या होगा उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया। और धीरे धीरे क्योंकि ट्रांजेक्शन्स कोई भी नहीं थे, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं थी, तो जो डेली वेजेस वर्कर्स है उनका भी एम्प्लॉयमेंट क्या होता गया, धीरे धीरे कम होता चला गया। फोर्थ जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा वो था इंडिया की जीडीपी क्या हो गई, कम हो गई क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई थी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन, कोई भी देखो ना, कोई भी प्रोडक्शन नहीं था, इनकम नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हो रहा था। ठीक है। तो देखो जब इकोनॉमी में ही जीडीपी कम हो गई तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगा, आउटपुट कम होगा, फर्दर जीडीपी कम होगा। तो इस वजह से इकोनॉमी का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो क्या हो गया था, बहुत कम हो गया था। और अराउंड 2% तक एस्टिमेट किया जा रहा था कि इंडिया का जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या हो गया था, पहुंच गया था। एंड फिफ्थ नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, स्लम्प इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मतलब जो प्रॉपर्टी सेक्टर्स होते हैं, तो रियल एस्टेट में भी सबसे ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। क्यों? क्योंकि कोई घर ही नहीं, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, तो रियल एस्टेट में कोई, यानी कोई भी सेलर परचेज हो नहीं रही थी, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ नहीं थी, कोई इन्वेंट्रीज एक्टिविटीज़ नहीं थे, एम्प्लॉयमेंट नहीं था। तो इन वजह से जो रियल सेक्टर थे उनमें क्या हुआ, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई। तो सबसे ज़्यादा इन सेक्टर्स ने क्या करा, इस प्रॉब्लम को फेस किया। तो ये 5 बैड इम्पैक्ट से जो डीमोनेटाइजेशन के थे, पहला सोशल अनरेस्ट, दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होगी, थर्ड सबसे ज़्यादा लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे तो उन पर इफेक्ट हुआ, फोर्थ जीडीपी बहुत ज़्यादा कम हो गया, एंड फिफ्थ रियल एस्टेट सेक्टर्स की ग्रोथ रेट क्या हो गई, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 8 में हम पढ़ेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।